बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हल किए थे और आज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है हल करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। आवाज़ आ रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं बुक से। जो है सवाल क्या है, प्रूव दैट दीज स्ट्रेट लाइंस आर कोप्लिनर। कि जो गिवन स्ट्रेट लाइन जो हैं ये कोप्लिनर है। अगर आपको याद हो, एक हमने पहले भी एक बार प्रूव किया था कि ये दो लाइंस जो है वो कोप्लिनर है, लेकिन उसमें जो है लाइंस की इक्वेशंस जो है वो 2 पॉइंट्स की फॉर्म में दी गई थी। 4 पॉइंट्स दिए गए थे और कहा गया था कि इनसे जो दो दो लाइंस बनती हैं वो कोप्लिनर होगी। तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन मालूम कर ली थी और चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया था उस इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो इससे प्रूव हो गया था कि चारों पॉइंट जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो है स्ट्रेट लाइन जो है ये सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई है। तो इसका मतलब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक तो आप उसी तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, आप इसको इक्वल टू टी लिख के इसको इक्वल टू एस लिख लें और फिर इससे पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाए और इस पे जो है 2 पॉइंट्स हासिल कर लें और फिर उसी तरह से इक्वेशन मालूम करके जो है भी आप इसको कर सकते हैं। जबकि इस जो है एक्सरसाइज के लिहाज से आप इसको इस तरह से जो है आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये अल्फा टू माइनस अल्फा वन, बीटा टू माइनस बीटा वन, गैमा टू माइनस गैमा वन, और सेकंड रो में एल वन एम वन एन वन, और थर्ड रो में एल टू एम टू एन टू। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। और ये क्या चीजें हैं, ये इन दोनों लाइंस की क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। अल्फा वन बीटा वन गैमा वन इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन वन इज पासिंग। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में से ये लाइन वन पास कर रही है। और अल्फा टू बीटा टू गैमा टू ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में से ये सेकंड लाइन पास कर रही है। एंड L1 M1 N1 आर द डायरेक्शन ratios of line 1 and L2 M2 N2 are the direction ratios of line 2 जो है। अब इसको जो है कंपेयर किया तो इसमें पॉइंट 1 2 3 बना, दूसरा पॉइंट 2 3 4 बना। तो अब अल्फा टू माइनस अल्फा वन 2 माइनस 1 बनेगा और बीटा टू माइनस बीटा वन 3 माइनस 2 बनेगा और गैमा टू माइनस गैमा वन 4 माइनस 3 बनेगा। और इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 आए हैं तो सेकंड रो में 2 3 4 लिखा। और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3 4 5 आए हैं और इनको तीसरी लाइन की क्वेश्चन में लिखा है तो तीसरी रो में लिख दिया तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। और इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब रो वन को रो थ्री में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। रो वन रो थ्री माइनस रो वन जो है किया जाए तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 4 हो जाएगा और ये थर्ड रो बन जाएगी 2 3 4। और इस सूरत में जो है ये दोनों रोज जो है ये सेम हो जाएंगी। पहली रो में 1 1 1 आया और दूसरी में जो है 2 3 4 और 2 3 4 जो है आ गया। दूसरी और तीसरी में जो है two rows are identical therefore equals to 0 hence the given straight lines are coplanar। तो ये एक नया मेथड है दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करने का एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। इसके लिए आपको लाइन की इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म में जरूरत होती है। इसमें आप दोनों पॉइंट्स मालूम करते हैं जिन दो पॉइंट में से ये दोनों लाइंस पास कर रही होती हैं और इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब लिख लेते हैं तो इससे जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने से प्रूव हो जाता है कि ये दोनों की दोनों लाइन जो है वो कोप्लिनर लाइंस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ थोड़ा सा इसी तरह का सवाल है, हम पहले भी इसको हल कर चुके हैं। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इस सवाल को जो अहम सवाल है इस सवाल को शॉर्ट करके भी दिया जा सकता है। आधी आधी चीजें जो है जैसे कि पहला है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, कि ये स्ट्रेट लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है।
ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा इसका है कि आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है, दूसरी ये चीज मालूम करनी है, और तीसरी एक और चीज मालूम करनी है, एंड द प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या थ्रू द गिवन लाइंस जो है, ये दोनों लाइन जो दी गई हैं इन लाइन में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो इस सवाल में तीन चीजें जो है पूछी गई हैं। तो इस सवाल को शॉर्ट करके कोई एक चीज भी पूछी जा सकती है, कोई या कोई सी दो चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से फिर ये ज्यादा अहम सवाल बन जाता है, ये ज्यादा कंक्रीट किस्म का जो है क्वेश्चन है। दो स्ट्रेट लाइन जो है सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई हैं। इंटरसेक्ट का जो है, ये इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती, इसका तरीका भी हम पहले जो है एक्सरसाइज 8.2 में भी पढ़ चुके हैं कि इसको इक्वल टू टी लिखा, इसको इक्वल टू एस लिख के इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बना दी। ये x की वैल्यू y z की वैल्यू आ गई लाइन 1 के लिए, और लाइन 2 के लिए x y और z की वैल्यूज आ गई। और फिर x की वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वल, y को y के इक्वल, z को z के इक्वल लिखा। तो ये तीन इक्वेशंस बन गई। तो फिर कहेंगे कि बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट, ये जो गिवन लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करेगी अगर इन तीनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन को। अगर इन तीनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, तो फिर जो है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज ये दोनों गिवन लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसके लिए चेक करने के लिए हम कोई सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स एक जैसे बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन 2, 3 और 4 को जो है सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 को 3 से, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, कोएफिशिएंट एक जैसे बना के, तो s की वैल्यू 1 आ गई। फिर s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू मालूम करी, तो ये 2 के इक्वल आ गई। और अब ये एस और टी की वैल्यू जो है उस तीसरी क्वेश्चन में पुट करनी होती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर रहे होते। याद रखें कि पहले सिर्फ आपने पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एस और टी की वैल्यू मालूम करनी है, और फिर ये एस और टी की वैल्यू जो है उस तीसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको आपने पहले सॉल्व नहीं किया। तो इसमें जब सब्स्टिट्यूट की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों की दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। और अगर जो है लाइंस इंटरसेक्ट करती हों तो फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए एस की वैल्यू इस इक्वेशन में या टी की वैल्यू इस जो है हमें इन वैल्यूज में रिप्लेस कर दें पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो इससे हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट s इक्वल्स टू लाइन 1 की पैरामीट्रिक फॉर्म में पुट कर दें, या लाइन 2 की पैरामीट्रिक फॉर्म में t पुट कर दें। तो दोनों से सेम ही जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये लाइन 1 पे भी लाई कर रहा होगा, लाइन 2 पे भी ये लाई कर रहा होगा। तो दोनों से जो है यही पॉइंट आपको हासिल होगा। तो ये दूसरा भी हिस्सा इस सवाल का हो गया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इसका। अब जो है इस सवाल का तीसरा हिस्सा है कि इन दोनों के जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन के में से पास करती हुई रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करनी है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई हम लाइन की प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं। ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन से जो है इसकी ये इक्वेशन लिख ली। और इसकी इक्वेशन लिखी तो इसमें x1 y1 z1 की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन पर जो नॉर्मल है ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी जो। और अब चूंकि ये नॉर्मल जो है ये दोनों लाइंस पे जो गिवन लाइंस थी इन पे परपेंडिकुलर होगा। ये लाजमी बात होती है कि अगर जो है ये इसमें से पास कर रही है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से, तो फिर ये नॉर्मल इस प्लेन का जो है ये दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा।
और अगर परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो है वो होल्ड करती है। इसके डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 के जो है 2 माइनस 3 8 हैं, जबकि लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 4 और 7 है। तो इनको जो है जब इसके प्रोडक्ट के साथ इसका कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज की, a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 इक्वल टू 0 और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 से जो है ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। ये हम शुरू से इस तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं। तीन अननोन्स को जो है दो इक्वेशंस की मदद से कैसे इसकी वैल्यू रेशियो फॉर्म में मालूम की जा सकती है। तो इससे जो है a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू -5 के इक्वल आ गई। और अब ये वैल्यू जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल होगी जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई है। अगर इसमें कोई सवाल किसी का हो तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ ले। सर वो अल्फा बीटा और गामा वाला जो है उसको आप थोड़ा सा कर रिपीट कर दीजिए। जी ये था सवाल जो है। तो ये दो लाइंस थी, तो इन दो लाइंस को इनके साथ कंपेयर करना है, इन लाइंस के साथ, क्योंकि ये इसकी कंडीशन बनती है कि दो लाइंस, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसके लिए आपने जो है इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करना है। ये लाइन 1 को इसके साथ, लाइन 2 को इसके साथ। तो इसमें सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं आपको, आप किसको कह रहे हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड x फॉर्म माइनस अल्फा 1 जो है। जी हमने वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो पढ़ी थी x माइनस x1 ओवर a1। जी सर। लेकिन ये यहाँ पर ये इसलिए यूज कर रहे हैं, आप अगर बुक को देखेंगे, बुक से पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है उसमें इस तरह से उन्होंने जो है लाइन को कंसिडर किया है। जी जी जी। तो उसके लिहाज से ये लिखी हुई है। ये कंडीशन आपको जो है बुक से मिल जाएंगी। बुक को आप जो है उससे पहले जो जी आर्टिकल सर मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। जी 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 सर उसको पढ़ेंगे ठीक है तो मैं। वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छी बात यही है कि आप इसके साथ ही कंपेयर करके जो है इसको याद रख लें। सिर्फ जो है इक्वेशन में ठीक। वैल्यूज का थोड़ा सा नाम का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बाकी वही है चीज जो जी स्टैंडर्ड सर। फॉर्म में थी। तो इससे जो है अल्फा 1 बीटा 1 गैमा 1 ये 1 2 3 आ गए, और अल्फा 2 बीटा 2 गैमा 2 जो है 2 3 4 आ गए। तो इससे जो है इसकी वैल्यूज इसमें लिखी है 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3। और जबकि L1 ठीक है। M1 N1 जो है ये 2 3 4 है, और इसके लिए 3 4 5 है। तो इसमें रिप्लेस कर दी और फिर सिर्फ इसको कैलकुलेट किया है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया और इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। कोप्लेनेट। ठीक है। इसमें जी सर। अब तो कोई सवाल नहीं। नो सर। अब जो है हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये 8.6। जी अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो है 8.6, और इसमें हमने मालूम करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने इसमें मालूम करना है इस एक्सरसाइज में। तो इसके से पहले आप जरा दो बातें जो है जहन नशी कीजिएगा कि दो स्ट्रेट लाइन जो है वो या तो कोप्लेनर हो सकती हैं या वो नॉन कोप्लेनर होगी। अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है कोप्लेनर है, तो अगर वो कोप्लेनर है तो या वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक ही प्लेन में लाई करती हों यानी कि कोप्लेनर हो, तो फिर या वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या वो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब दूसरी सूरत यह है कि अगर वो दो लाइंस कोप्लेनर ना हो, नॉन कोप्लेनर हो, यानी कि दो मुख्तलिफ प्लेन्स में लाई कर रही हों, तो वो दोनों लाइंस जो है ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही वो पैरेलल हो सकती हैं।
और ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहा जाता है। SKEW स्क्यू लाइंस जो है इनको कहते हैं, जो लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करती हैं ना ही पैरेलल होती हैं, और ऐसी लाइंस स्पेस में होती हैं, प्लेन में नहीं हो सकती। प्लेन में अगर हैं तो या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर वो एक ही प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है, तो वो फिर स्क्यू लाइंस होंगी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कॉमन परपेंडिकुलर जो है, ये सिर्फ हम जो है स्क्यू लाइंस के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो इस जो है डिस्कशन के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 2a। और ये बड़ा अहम सवाल है, ज्यादा बार यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आया हुआ है, और इस एक्सरसाइज का सबसे शॉर्ट सवाल है। बाकी भी जो है सवालों में इसी तरह का पूछा गया है, लेकिन उसमें इसके अलावा भी कुछ चीज पूछी गई है जिससे वो सवाल जरा लेंथी हो गया, लेकिन ये सवाल जो है इस तरीके से हल किया जा सकता है। अच्छा, इस सवाल को भी एक से ज्यादा मेथड से हल कर सकते हैं। एक मेथड तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, और एक मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है, और इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ जो है इंटरचेंज करके भी हल कर सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ मेथड क्यों है? ये मुख्तलिफ मेथड अमूमन जो है गिवन इक्वेशंस के लिहाज से आ जाते हैं। बाज दफा इक्वेशन किसी और फॉर्म में दी गई होती है, और अगर जो है किसी और फॉर्म में दी गई हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज कर लिया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ये प्लेन्स की फॉर्म में दी गई हैं, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे भी जो है लाइन हासिल होती है, तो इनको प्लेन्स की फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए जो है इसका मुख्तलिफ जो है मेथड यूज होता है। लेकिन चूंकि लाइन की फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए एक मेथड जो है दूसरे में या दूसरा मेथड पहले में यूज किया जा सकता है। तो अभी हम जो है इसको देखते हैं। मैंने पहली क्वेश्चन जो लाइन की क्वेश्चन है, जो इस फॉर्म में दी गई थी, मैंने उसको जो है सिमेट्रिक फॉर्म में तब्दील कर दिया। x over a divided by 1, y over 1 divided by 2 and z over minus 1 divided by 12 आ गया। तो ये x minus x1 over a equals to y minus y1 over b equals to z minus z1 over c के साथ जो है इसको कंपेयर किया जाए, तो इससे जो पॉइंट हासिल होता है वो माइनस है, 0 और 0 है। यानी कि ये जो लाइन 1 है इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, माइनस है 0, 0 जो है ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। और इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो है इस लाइन के 1, 1/2 और माइनस 1/12 के इक्वल है। यानी कि ये A1, B1 और C1 की वैल्यू है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दी गई है, तो इस लाइन को मैं प्लेन्स की फॉर्म में तब्दील कर रहा हूँ। यानी कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 2a लिख लिया, और फिर x इक्वल्स टू 6 इंटू जेड माइनस ए के इक्वल भी लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक प्लेन की इक्वेशन बन गई, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक प्लेन की इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जो सवाल में हमें गिवन है। लेकिन हमने जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स की फॉर्म में तब्दील कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स इज दिस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहें, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस की मदद से लिख सकते हैं। किसी एक इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी में ऐड कर दिया। मैंने दूसरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई करके पहली में ऐड करके इक्वल टू 0 लिखा, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। और ऐसी प्लेन की इक्वेशन जो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस पास कर रही है। और अब इसको जो है जब सिंप्लीफाई करके लिखा है तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई, और इस फॉर्म में जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज फिर बन गए हैं 1 प्लस के और -1 और माइनस के -6 के जो है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आ गए।
क्योंकि ये नॉर्मल के जो है डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3। ये जो प्लेन 3 दी गई है इस पे जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 1 + k -1 और यहाँ से -6 आ गए। और लाइन 1 के जो है डायरेक्शन रेशियो जिसको मैंने याद रखें सिर्फ लाइन 1 को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा था और उसके डायरेक्शन रेशियो 1 1/2 और -1/2 आ गए। अब चूंकि ये जो लाइन है वो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगी तो इस पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होल्ड करेगी। सिंस लाइन 1 एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर तो फिर इनका प्रोडक्ट जो है ये दोनों के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 किया तो इससे k की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू जब वापस इस इक्वेशन 3 में पुट कर दी तो इससे इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स हमें हासिल होगी या थ्रू द लाइन गिवन लाइन जो है हमें हासिल होगी, लाइन 2 में से पास करती हुई ये प्लेन की इक्वेशन हासिल होगी। अब हमने जो है ये इसके मुताबिक देख ले, हमने इस लाइन में से पास करती हुई एक प्लेन की इक्वेशन मालूम कर लिया, ये जो लाइन 2 है, और लाइन 1 पे एक पॉइंट हमें पहले यहाँ से मालूम कर लिया था कि ये एक पॉइंट -a00 इस लाइन 1 पे लाई कर रहा है। तो अब जो है फिर इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वही इस पॉइंट का जो है दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अब फिर इसके मुताबिक सिंस लाइन 1 passes through the point -a00 तो therefore shortest distance of the line 1 and the 2 equals to distance of the point -a00 from the plane 4। प्लेन 4 जो है जो हमने अभी जो है कैलकुलेट की थी इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ही जो है ये दोनों लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये इसका फार्मूला जो है ये पॉइंट को जो है मैंने इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करके डिटर्मिनेंट में लिखा है, x की जगह -a लिखा, y की जगह 0, z की जगह 0 लिख दिया इसमें और इसको मॉड की फॉर्म में लिखा तो ये आ गया और डिवाइड कर दिया x के कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट स्क्वायर के साथ और सिंप्लीफाई किया तो ये 2a के इक्वल आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल होगा। अभी चूंकि ये हमने इसका पहला सवाल जो है इस तरह का हल किया है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले क्लियर कर लें ताकि हम फिर अगले सवाल जो है इजीली जो है समझ सके। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो सर। जी, तो अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 हल करता हूँ। चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 1/√6 है। तो वो भी यही सवाल है, फर्क सिर्फ ये है कि लाइन की इक्वेशन जो है अब सिमेट्रिक फॉर्म में है, पहले जो लाइन की इक्वेशन थी वो तकरीबन प्लेन की जो है फॉर्म में दी गई थी। बस सिर्फ ये फर्क है, लेकिन सवाल तो यही है। और लेकिन इसमें जो है इस सवाल के अलावा एक और भी हिस्सा है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस, और ये भी शो करें कि इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है उसकी ये इक्वेशन है और वो इक्वेशन दो प्लेन्स की फॉर्म में दी गई है। जी, तो ये दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं और हमने ये शो करना है कि इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये होगी और ये प्लेन्स की फॉर्म में दी गई है इक्वेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। जी, अब ये जो लाइंस गिवन है पहली के डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 हैं और दूसरी के डायरेक्शन रेशियोज 3 4 5 हैं। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए बी सी हैं। ए और बी अगर ऐसे जो हम समझ लें कि ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है और ये इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें कि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा,
या इसके अलावा कहीं और भी, ये तो 0 भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप बुक से जो है, अगर आप देखें, यहाँ मैं इसकी फिगर तो उस तरह से नहीं बना सका। आप बुक से जो है आप देखें, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पेज नंबर जो है 371 पे, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस लिखा हुआ है। तो वहां पर जो है ये शो किया गया है कि ये कैसी दो लाइंस हैं। ये तो मैंने प्लेन में शो की थी, दो 2 डायमेंशन में, वहां तक 3 डायमेंशन में इसको शो किया गया है कि दो मुख्तलिफ प्लेन्स में दो लाइंस लाई कर रही हैं, तो उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। तो आप जो है इसको विजुलाइज या ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं तो उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये ए बी सी जो है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर, कॉमन परपेंडिकुलर जो है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो चूंकि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सॉरी, ये कॉमन परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, लाइन 1 लाइन 2 पे। तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज के साथ इसका प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा, यानी कि 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 0 एंड 3a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया तो इससे a b c की वैल्यूज आ गई रेशियो फॉर्म में, -1 2 एंड -1। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर, तो ये कॉमन परपेंडिकुलर जो है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कॉमन परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो जो कॉमन परपेंडिकुलर है, चूंकि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन रेशियोज अगर हम उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो उससे डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हो जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है, इससे हासिल करने के लिए इस वेक्टर के जो है मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड कर दिया, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हो गए, और इनको LMN कह देते हैं। From equation 1 and 2, we see that lines are passing through the points 1, 2 and 3, 2, 4 and 5। ये मैंने पहले जो आपको यहाँ से दिखाया था कि ये लाइन 1 जो है 1, 2, 3 पॉइंट में से पास कर रही है, लाइन 2 जो है 3, 4 और 5 में से पास कर रही है। तो उसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी सी दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड 2 4 5, तो रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये फार्मूला भी जो है बुक में डिस्कस किया गया है, आप बुक से देख लीजिएगा, वहां से जो है इसको लिखा हुआ है L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। आपको अब मालूम होगा कि हमने जो है ये डायरेक्शन को साइंस क्यों मालूम किए थे, इसलिए कि ये इस फार्मूले में यूज करने थे। ये फार्मूला, इसमें LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन परपेंडिकुलर हैं, और x1 y1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 are the 2 points through which the two given lines are passing, जिनमें से जो है ये दोनों गिवन लाइंस पास कर रही हैं। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, और इसकी वैल्यूज इसमें जो है रिप्लेस कर दी, और ये वैल्यू इसकी LMN की इसमें रिप्लेस कर दी। तो इसको प्रूव मालूम किया, तो ये प्रूव हो गया कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 1/√6 के इक्वल है। और यही जो है हमने उसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 में भी, लेकिन उसमें हमने एक और मेथड से जो है हल किया था, और यहाँ पर उससे डिफरेंट मेथड से हल किया है। हाँ, अगर आप इन दोनों को जो है सेम करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन 1 जो है इसमें पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी थी, तो इसमें इक्वेशन 1 पहले से ही सिमेट्रिक फॉर्म में है, तो उसको आप इसको ऐसे ही रहने दें अगर आप इस सवाल को पहले के मेथड से हल करना चाहें। और अगर इसको दूसरी को हल करना चाहें तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लें, इसको इक्वल टू टी लिखें। इक्वल टू टी जब लिखेंगे तो इससे जो है x की वैल्यू मालूम कर लें, y की वैल्यू मालूम कर लें और z की वैल्यू मालूम कर लें, और उसको जो है इस तरह की फॉर्म में तब्दील कर लें। ये दो प्लेन्स की फॉर्म में जो है इसको तब्दील किया जा सकता है। बल्कि इक्वल टू टी लिखने की बजाय इसको इसके इक्वल लिखें और इसको इसके इक्वल लिखें। कोई सी दो को आपस में इक्वल लिख लें, x वाली वैल्यू को y वाली वैल्यू के इक्वल लिख लें और y वाली वैल्यू को z वाली वैल्यू के इक्वल लिख लें, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह की दो प्लेन आ जाएंगी। तो ये दोनों जो है फिर ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही बन जाएगा, और फिर आपको इसके मेथड से हल कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है अगला भी हिस्सा था और वो ये था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। उसकी जो है ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी मालूम करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ गिवन लाइंस, दोनों गिवन लाइंस पे जो है अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम करना चाहें और वो प्लेन की फॉर्म में हो तो उसका ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला भी बुक में लिखा हुआ है। ये x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन और ये l सेकंड रो में L1 M1 N1 LMN है। LMN are the direction ratios of the common perpendicular और L1 M1 are the direction ratios of line 1 and X1 Y1 Z1 is the point through which the line 1 is passing। जबकि इसमें जो है X2 Y2 Z2 is the point through which the line 2 is passing and L2 M2 N2 are the direction cosines of the line 2 and LMN are the direction cosines। अगर मैं पहले डायरेक्शन रेशियोज इसमें कह गया हूं तो इसको करेक्ट कर लेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस है और ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 1 मालूम करने के लिए लाइन 1 के चूंकि डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 और लाइन 3 के 3 4 5 हैं तो डायरेक्शन रेशियोज को अगर उनकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हो जाते हैं। तो 2 3 4 को मैंने इन दोनों तीनों के जो है मैग्नीट्यूड के अंडर रूट के साथ डिवाइड कर दिया तो इससे जो है ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हो गए। और इसी तरह से सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने के लिए इनके डायरेक्शन रेशियोज को उनकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इससे जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हासिल हो गए। और अब इन तमाम वैल्यूज को जो है इसमें रिप्लेस कर दिया। ये x1 y1 की वैल्यू जो है दोबारा से लिख लें, x1 y1 की वैल्यू 1 2 3 और x2 y2 z2 की वैल्यू जो है 2 4 5 है और LMN की वैल्यू जो है ये हम पहले मालूम कर चुके हैं -1 ओवर अंडर रूट 6। ये अंडर रूट 6 है, इसको करेक्ट कर लें और ये -2 ओवर अंडर रूट 6 है, -1 ओवर अंडर रूट 6। तो ये वैल्यूज जो है जब इसमें रिप्लेस कर दी इन डिटर्मिनेंट्स में और इसमें से 1 ओवर स्क्वायर रूट 29, 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 और इसमें से 1 ओवर स्क्वायर रूट 50 जो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 कॉमन आ सकता है, उनको कॉमन लिखा और इन डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ही रहने दे। तो उस फॉर्म में जो है ये इक्वेशंस आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, दोनों लाइंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी ये इक्वेशन आ गई प्लेन की फॉर्म में। और सवाल में कहा गया था कि इसको आपने शो करना है कि ये इसके इक्वल है इसकी इक्वेशन। जी अब अगर कोई किसी का सवाल है तो पूछ ले। नो सर। जी इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, 3 मिनट बाकी हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही सवाल है और उसमें ये है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और स्ट्रेट लाइन जो है दो प्लेन्स की फॉर्म में दी गई है और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की जो है सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो x ओवर 1 इक्वल्स टू y ओवर 0 इक्वल्स टू z ओवर 0 होती है। याद रखें कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है सिमेट्रिक फॉर्म में जो है y इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 0 होती है और अगर सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म में, और अगर आप इसको जो है सिमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो वो इसके इक्वल होती है x ओवर 1 इक्वल्स टू y ओवर 0 इक्वल्स टू z ओवर 0 और इसके डायरेक्शन रेशियो जो है 1 0 0 है और यही डायरेक्शन कोसाइंस है जो कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आती है। अगर आप इसको जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू भी 1 0 0 ही के इक्वल आएगी। तो इसमें जो है जो लाइन ये प्लेन्स की फॉर्म में दी गई थी, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई एक प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है और वो लीनियर कॉम्बिनेशन से मालूम किया मैंने, इस तरह से लिख ली
एक को k से मल्टीप्लाई करके जो है दूसरी में ऐड कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई। और इस लाइन के इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a प्लस के ए डैश बी प्लस के बी डैश सी प्लस के सी डैश है। अब इफ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, चूंकि ये प्लेन जो है ये प्लेन परपेंडिकुलर होगी, सॉरी प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, चूंकि ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस पैरेलल है तो इसलिए प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है इसके इक्वल होगा। 1 मिनट रह गया, मैं इसको जल्दी से मुकम्मल करता हूँ। तो ये a1 की वैल्यू है और ये a2 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये b2 की, और c1 और c2 की इसमें रिप्लेस कर दी तो k की वैल्यू आ गई। और k की वैल्यू जब इसमें रिप्लेस कर दी तो इससे जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें हासिल होगी। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन 2, ये लाइन 2 के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 1 and 2 equals to perpendicular distance of the plane from the point 1 0 0 0। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट जो है हम ये 1 0 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का जो है इस लाइन से डिस्टेंस हमने मालूम किया तो वो इसके इक्वल बन गया। तो ये है रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमने इसमें मालूम करना था। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0।